हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। उम्मीद है आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो इस वीडियो में बिना देरी किए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर के बारे में, द कैपिटल एंड इट्स इन्वेरंस। चैप्टर चल रहा है एन इम्पेरियल कैपिटल विजयनगर, और ये बुक है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2। इसका चैप्टर 3 है और थीम शायद 8 है, ये नहीं 7 है, थीम 7 है ये। तो इसके पहले कि अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, और अगर आपको इसके सॉल्यूशंस देखने हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सॉल्यूशंस देखने हैं उसके वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। सो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो भी समझ आएगा, अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना देरी के फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात, आप लोग अपने साथ बुक्स खोल के जरूर बैठे, उसे आपको समझने में आसानी होगी। चलिए अब शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो का पार्ट 3 और इसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक, विजयनगर द कैपिटल एंड इट्स इन्वेरंस। विजयनगर राजधानी तथा उसके परिप्रदेश। अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। लाइक मोस्ट कैपिटल्स, विजयनगर वाज कैटेगराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्टिव फिजिकल लेआउट एंड बिल्डिंग स्टाइल। अब हम उस समय के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक विजयनगर की ओर रुख करते हैं, उसके बारे में बातें कर लेते हैं। अधिकांश राजधानियों की तरह यह भी एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापत्य शैली से अभिलक्षित था। तो नीचे आप एक मैप टाइप देख सकते हैं, यही है विजयनगर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम्पी। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका फर्स्ट सब टॉपिक पढ़ लेते हैं, जो कि है वाटर रिसोर्सेज, यानी कि जल संपदा, यानी कि जल संपदा। The most striking feature about the location of Vijayanagar is the natural basin formed by the river Tungabhadra, which flows in a northeasterly direction. विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी द्वारा यहाँ निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। The surrounding landscape is categorized by stunning granite hills that seem to form a girdle around the city. यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। आसपास का भद्रश्री रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है, जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करने से करती प्रतीत होती है। A number of streams flow down to the river from these rocky outcrops. इन पहाड़ियों से कई जल धाराएं आकर नदी से मिलती हैं। In almost all cases, embankments were built along these streams to create reservoirs of varying sizes. लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए थे। As this is one of the most arid zones of the peninsula, elaborate arrangements had to be made to store rainwater and conduct it to the city. चूंकि यह प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था, इसीलिए पानी के संचयन और इसे शहर तक ले जाने के व्यापक प्रबंध करना आवश्यक था। The most important such tank was built in the early years of the 15th century and is now called Kamalpuram tank. ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौजों में एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ था, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। Water from this tank not only irrigated fields nearby but was also conducted through a channel to the royal center. इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया गया था। One of the most prominent water works to be seen among the ruins of the Hiria Canal. सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक हिरिया नहर को आज भी भग्नावशेषों के बीच देखा जा सकता है। This canal drew water from a dam across the Tungabhadra and irrigated the cultivated valley that separated the sacred center from the urban core. This was apparently built by kings of the Sangam dynasty. इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। अब इसका सेकंड सब टॉपिक पढ़ेंगे, फोर्टिफिकेशंस एंड रोड, यानी कि किलेबंदियां तथा सड़कें। Before we examine the different parts of the city in detail, let us look at what enclosed them all, the great fortress walls. इससे पहले कि हम शहर के विभिन्न भागों का गहन परीक्षण करें, हम उन विशाल किलेबंदी की दीवारों पर नजर डालते हैं जिनसे उन्हें घेरा गया था। Abdul Razak, an ambassador sent by the ruler of Persia to Calicut, present-day Kozhikode, in the 15th century, was greatly impressed by the fortifications and mentioned 7 lines of fort.
15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट, जो कि अब कोझिकोड के नाम से जाना जाता है, भेजा गया दूत अब्दुल रज्जाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। These encircled not only the city but also its agricultural hinterland and forest. इनसे न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। The outermost wall linked the hills surrounding the city. सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। The massive masonry construction was slightly tapered. यह विशाल राजगिरी संरचना थोड़ी सी सुंडाकार थी। नो मोर्टार और सीमेंटिंग एजेंट वॉज एम्प्लॉयड एनीवेयर इन द कंस्ट्रक्शन। गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था। द स्टोन ब्लॉक्स वर वेज शेप्ड which held them in a place, and the inner portion of the walls was earth packed with rubble. Square or rectangular basins projected outwards. तो अभी हम लोग विजयनगर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, आप लोग ये ध्यान रखिए, ये आ सकता है एग्जाम में। पत्थर के टुकड़े फनाकार थे जिनके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे। दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना हुआ था। वर्गाकार तथा आयताकार बोझ बाहर की ओर निकले हुए थे। What was most significant about this fortification is that it enclosed agricultural tracts. इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। Abdul Razak noted that between the first, second, and third walls there are cultivated fields, gardens, and houses. अब्दुल रज़ाक लिखता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, बगीचे तथा आवास हैं। And pace observed from this first circuit until you enter the city, there is a great distance in which are fields in which they sow rice and have many gardens and much water, in which water comes from 2 lakes. और पेस कहता है, इस पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत है, जिसमें खेत है जहां वे धान उगाते हैं और कई उद्यान हैं और बहुत जल जो 2 झीलों से लाया जाता है। These statements have been corroborated by present-day archaeologists who have also found evidence of an agricultural tract between the sacred center and the urban core. This tract was serviced by an elaborate canal system drawing water from the Tungabhadra. इन कथनों की आज के पुरातत्वविदों द्वारा पुष्टि की गई है, जिन्होंने धार्मिक केंद्र तथा नगरीय केंद्र के बीच एक कृषि क्षेत्र के साक्ष्य खोज निकाले हैं। यह क्षेत्र एक व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से सींचा जाता था, जिसमें तुंगभद्रा से जल लाया जाता था। Why do you think agricultural tracts were incorporated within the fortified area? आपके विचार में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था? Often the objective of medieval sieges was to starve the defenders into submission. अक्सर मध्यकालीन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। These sieges could last for several months and sometimes even years. ये घेराबंदियां कई महीनों और यहाँ तक कि वर्षों तक चल सकती थी। Normally rulers tried to be prepared for such situations by building large granaries within fortified areas. आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण करते थे। The rulers of Vijayanagar adopted a more expensive and elaborate strategy of protecting the agricultural belt itself. विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी तथा व्यापक नीति को अपनाया। A second line of fortification went round the inner core of the urban complex, and a third line surrounded the royal center, within which each set of major buildings was surrounded by its own high walls. दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी और तीसरी से शासकीय केंद्र को घेरा गया था, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को अपनी ऊंची दीवारों से घेरा गया था। The fort was entered through well-guarded gates which linked the city to the major roads. दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार थे जो शहर को मुख्य सड़क से जोड़ते थे। Gateways were distinctive architectural features that often defined the structures to which they regulated access. प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे जो अक्सर उन संरचनाओं को परिभाषित करते थे जिनमें प्रवेश को वो नियंत्रित करते थे। The arc of the gateway leading into the fortified settlement as well as the dome over the gate are regarded as typical features of the architecture introduced by Turkish sultans.
किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते हैं। आर्ट हिस्टोरियंस refer to this style as Indo-Islamic as it grew continually through interaction with local building practices in different regions. कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक कहते हैं क्योंकि इसका विकास विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय स्थापत्य की परंपरा के साथ संपर्क में हुआ था। Archaeologists have studied roads within the city and those leading out from it. पुरातत्वविद ने शहर के अंदर की तथा वहां से बाहर जाने वाली सड़कों का अध्ययन किया है। These have been identified by tracing paths through gateways as well as by finds of pavements. इनकी पहचान प्रवेश द्वारों से होकर जाने वाले रास्तों के अनुरेखण तथा फर्श वाली सड़कों की खोजों से की गई है। Roads generally wound around through the valleys, avoiding rocky terrain. Some of the most important roads extended from the temple gateways and were lined by bazaars. सड़कें सामान्यतः पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर ही इधर उधर घूमती थी। सबसे महत्वपूर्ण सड़क में से कई मंदिर के प्रवेश द्वार से आगे बढ़ी हुई थी और इनके दोनों ओर बाजार थे। इसका थर्ड सब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, द अर्बन कोर। मूविंग यानी कि शहरी केंद्र, मूविंग अलोंग द रोड्स लीडिंग इनटू द अर्बन कोर। There is relatively little archaeological evidence of the houses of ordinary people. शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर चलें तो सामान्य लोगों के आवासों के अपेक्षाकृत कम पुरातात्विक साक्ष्य हैं। Archaeologists have found fine Chinese porcelain in some areas, including in the northeastern corner of the urban core, and suggest that these areas may have been occupied by rich traders. पुरातत्वविदों ने कुछ स्थानों जिनमें शहरी केंद्र का उत्तर पूर्वी कोना भी शामिल है में परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई है और उनका यह सुझाव हो सकता है कि इन स्थानों में अमीर व्यापारी रहते हों। दिस वॉज ऑल्सो द मुस्लिम रेसिडेंशियल क्वार्टर। यहाँ मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था। Tombs and mosques located here have distinct functions, yet their architecture resembles that of the mandaps found in the temples of Hampi. यहाँ स्थित मकबरों तथा मस्जिदों के विशिष्ट कार्य हैं, फिर भी उनका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलता जुलता है। This is how the 16th century Portuguese traveler Barbosa described the houses of ordinary people which have not survived. सामान्य लोगों के आवासों जो अब अस्तित्व में नहीं है का 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली यात्री बरबोसा कुछ इस प्रकार वर्णन करता है। The other houses of the people are thatched but nonetheless were built and arranged according to the occupations in long streets with many open places. लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं पर फिर भी सुदृढ़ हैं और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित हैं। Field surveys indicate that the entire area was dotted with numerous shrines and small temples, pointing to the prevalence of variety of cults, perhaps supported by different communities. क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे जो विविध प्रकार के संप्रदायों जो संभवतः विभिन्न समुदायों द्वारा संरक्षित थे के प्रचलन की ओर संकेत करते हैं। The surveys also indicate that wells, rainwater tanks as well as temple tanks may have served as sources of water to the ordinary town dwellers. सर्वेक्षणों से यह भी इंगित होता है कि कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिरों के जलाशय संभवतः सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य करते थे। सो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड सब टॉपिक खत्म हो गया और थर्ड टॉपिक भी खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज अगर इस वीडियो में करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो और मैं नहीं चाहती कि हम फोर्थ टॉपिक को बीच में छोड़ के फिर अगले वीडियो में करें। तो एक एक टॉपिक हम करेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है। सो उम्मीद है आप लोग को समझ आएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।